सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन होता क्या है। इसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक जो है रामू है। रामू क्या कर रहा है, यहाँ पर एक कॉल करता है। रामू यहाँ पर कॉल कर रहा है बुक स्टोर को, राधा गुप्ता बुक स्टोर पर, जो कि बुक स्टोर मेरा है। ठीक है, यहाँ पर रामू ने क्या करा है, कॉल किया है और बुक का ऑर्डर प्लेस किया है कि रामू को जो है बुक की नीड है। रामू ने कॉल किया बुक स्टोर पे, राधा गुप्ता बुक स्टोर पे, और अपना ऑर्डर प्लेस किया। यहाँ पर समझो एक रिसेप्शन बैठा है, रिसेप्शनिस्ट, उसने कॉल उठाया, कॉल उठाकर ऑर्डर लिया। उसके बाद उसने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया कि जो बुक है उन्हें पैक कर दिया जाए। बुक पैक होने लगी और यहाँ पर डिलीवरी बॉय ने बाद में उन बुक्स को अपने पास रखा और डिलीवरी के लिए रेडी हो गया। उसके बाद डिलीवरी, यहाँ पर देखो डिलीवरी बॉय दिख रहा है आपको, रमेश। ये क्या करता है, यहाँ पर रामू को डिलीवर करता है बुक्स डिलीवर करने के बाद वो इस तरीके से इनवॉइस उसे देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब हमें समझना होगा कि जो रेवेन्यू है उसे हम कब माने कि हमारी इनकम हो गई है। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है कि आप उसको इनकम कब मानेंगे। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रामू ने कॉल किया, राधा गुप्ता बुक स्टोर पर। ठीक है, तो मैं अपनी इनकम कब मानूं, जैसे ही मेरे पास कॉल आया, ठीक है, मैं मान लूँ कि मेरी इनकम हो गई है क्योंकि मैंने बिल बनाया बुक के लिए। ठीक है, या फिर जब मैंने ऑर्डर दिया कि आप यहाँ पर पैकिंग कर दो। दूसरी टाइम कब है, जब मैंने ऑर्डर दिया कि आप बुक्स को पैक कर दो। थर्ड टाइम जब डिलीवरी के लिए रमेश, जो कि रमेश कौन है, हमारा डिलीवरी बॉय, वो निकल गया डिलीवरी के लिए। या फोर्थ, जब ये डिलीवरी बॉय रमेश के पास, रामू के पास आया यहाँ पर कि ये लो आपकी बुक्स। ठीक है, या फिफ्थ, जब रामू ने पेमेंट कर दी, जब रामू ने क्या करी, पेमेंट कर दी उन बुक्स की। तो यहाँ पर अब हमें ये समझना होगा कि हम अपना रेवेन्यू कब मानेंगे, किस पोजीशन या किस टाइम पर मानेंगे। जब कॉल किया, या फिर जब बुक्स पैक होने लगी कि अब आगे डिलीवर करनी है, या फिर डिलीवरी बॉय जब निकल गया, या फिर डिलीवरी बॉय ने जब जो है जो बुक्स हैं वो रामू को दे दी। ठीक है, बुक्स यानी कि डिलीवर कर दी रामू को। या फिफ्थ पॉइंट, जब रामू ने उसकी पेमेंट कर दी। तो हमें ये समझना होगा कि उसको हम रेवेन्यू कब माने। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 हमें ये बताता है कि आप उसको रेवेन्यू किस टाइम पर मानोगे, मतलब किस ऐसी पोजीशन पर मैं मानूंगी कि मेरा रेवेन्यू हो गया, अब मैं इसे रिकॉर्ड कर सकती हूँ अपनी बुक्स में। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 हमें ये बताता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को हम आगे भी देखेंगे। तो पहले हम कुछ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं रेवेन्यू की। तो देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड is mandatory in nature and is to be applied on all entity। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, मैंडेटरी है सबसे पहली बात तो, और ये सारी एंटिटी पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखेंगे हम क्या लिखा है, रेवेन्यू मीन्स। तो रेवेन्यू का भी यहाँ पर देख रहे हैं मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो एंड कैश रिसीवेबल। तो रेवेन्यू का क्या मीनिंग है, इनफ्लो का मतलब होता है आना, कैश आ रहा है। ठीक है, या जो भी आपने गुड्स डिलीवर करे उसके बाद आपको कैश रिसीव हो रहा है, तो जो भी इनफ्लो हो रहा है या जो भी कैश रिसीव्ड हो रहा है वो क्या है, हमारा रेवेन्यू है। ठीक है, अब वो किस किस से मिलेगा, अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। आपने सामान बेचा तो आपको क्या हुआ, रेवेन्यू मिल गया, जो भी इनकम हुई वो आपकी रेवेन्यू है। ठीक है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बेसिकली होती है कि जो डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, लॉयर प्रोवाइड करते हैं, या टीचर ने स्टूडेंट को टीच किया। ठीक है, उसके बाद जो उसे फीस मिली वो फीस क्या कहलाएगी, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज।
तो उसका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी। कोई इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, या कोई डिविडेंड मिल गया, या कोई रॉयल्टी मिल गई, तो वो सारी क्या कहलाती हैं, रेवेन्यू कहलाती हैं। अभी हम इन तीनों पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट गुड सेल ऑफ गुड्स, सेकंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड थर्ड इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी। अब हमने ये तो पढ़ लिया, ये सारी चीजें किस में आती है, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में। अब कौन सी चीजें नहीं आती, तो इन चीजों को छोड़कर बाकी सर्विसेज उसके अंदर आती हैं। तो पहला है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर आप फिक्स्ड एसेट बेच दोगे तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में नहीं आते, उसके लिए अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, ठीक है। एक्सचेंज डिफरेंसेस, ये भी इसमें नहीं आता, क्योंकि इन सब के लिए क्या है, अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं, इसीलिए ये इसके अंदर नहीं आते, इनको इससे अलग रखा गया है। होल्डिंग गेन फ्रॉम करंट नॉन करंट एसेट्स। होल्डिंग गेन क्या होता है, कुछ एसेट्स को अपने पास रखना कुछ टाइम के लिए, उसके बाद उस पर जो प्रॉफिट होता है वो। रेमिशन ऑफ लायबिलिटी, तो ये सारे क्या है, इन सबको इससे अलग रखा गया है, क्योंकि इन सब के लिए अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में हम किन चीजों को देखेंगे, सेल ऑफ गुड्स को, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज को, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी को, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इन्हें पढ़ते हैं यहाँ पर। तो पहला रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन मीन, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मीनिंग क्या है, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था। यहाँ पर देखो क्या लिखा, मीन्स टाइमिंग और रिकॉर्डिंग, कि किस टाइम पर हम उसे रिकॉर्ड करें। रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू इन नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, केस होगा, केसेस ऑफ ट्रांजैक्शन, नॉर्मल केस में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब जो रामू है, रामू ने क्या करा, यहाँ पर राधा बुक स्टोर पे कॉल किया और बोला कि मुझे ये बुक चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, बुक को पैक करने लगे, कॉल अटेंड करने के बाद बुक पैक करी, ठीक है। बुक पैक करने के बाद डिलीवरी बॉय वहाँ से निकला बुक्स को लेकर, उसके बाद उसने बुक्स को क्या किया, डिलीवर कर दिया रामू तक। उसके बाद रामू ने बाद में उसको पेमेंट कर दी। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ, वही बात है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाए, कब उसको रिकॉर्ड किया जाए, किस टाइम पर उसे रिकॉर्ड किया जाए। तो ये पोजीशन हमें बताएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 कि हमें यहाँ पर करना है, या फिर जब बुक पैक होने के लिए चली गई तब, या फिर डिलीवरी बॉय निकल गया, या फिर जब बुक्स डिलीवर हो गई, या फिर जब उसने पेमेंट कर दी। तो हमें कब रिकॉर्ड करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बताएगा। इस एग्जाम्पल को मैं आगे बताऊंगी कि कब रिकॉर्ड करना है, ठीक है। पहले हम कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया था कुछ हम मेजर पॉइंट पढ़ेंगे, तो उसमें से एक मेजर पॉइंट ये है, सेल ऑफ गुड्स। अब सेल ऑफ गुड्स क्या होता है, गुड्स को सेल करना। सिंपली रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इफ ऑल ऑफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। तो अब क्या बोला है, सेल ऑफ गुड्स हम कब मानेंगे कि, और कब रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे, जब ये कंडीशन क्या होंगी, सेटिस्फाई करेंगी, या फिर ये कंडीशन फुलफिल होंगी, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन, ओनरशिप ऑफ गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू बायर, जनरली ओनरशिप गेट्स ट्रांसफर थ्रू इनवॉइस। इसका मतलब जब आपने यहाँ पर गुड्स को किसी दूसरे को डिलीवर किया, डिलीवर करने के बाद यानी कि गुड्स का क्या है, पोजीशन, ठीक है, उसकी ओनरशिप दूसरे को ट्रांसफर हो गई, तब वो क्या माना जाएगा कि आपकी तरफ से सेल हो चुकी है, अब आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। पहली कंडीशन ये बोल रही है, ठीक है। अभी हम आगे भी कंडीशन पढ़ेंगे, पहली कंडीशन क्या कह रही है कि रेवेन्यू आप जब मानोगे जब आप उसकी गुड्स की ओनरशिप किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देते हो। और जनरली ये कैसे होती है, ये इनवॉइस में होती है कि आपने उसका बिल बनाया और वो ओनरशिप क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन कहती है रिस्क एंड रिवॉर्ड। मतलब जो भी उस गुड्स का क्या था, रिस्क था। सपोज ये गुड्स दूसरे पर्सन को डिलीवर हो रहा था, मिस्टर ए ये है, इसने जो गुड्स हैं मिस्टर बी को डिलीवर करे। जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो भी गुड्स डिलीवर करे, उसके बाद
उसकी ऑनरशिप तो मिल गई, मिस्टर बी को उसकी ऑनरशिप मिल गई, मतलब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है। सेकंड, अब जब डिलीवर कर दिया है तो उसके बाद बोला गया कि भैया अब इसका जो भी रिस्क है, अब ये गुड्स अगर टूटता है, खराब होता है, तो इसका रिस्क मिस्टर बी का होगा, मतलब रिस्क भी ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू ओनरशिप हैव बीन ट्रांसफर्ड। अब यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है रिवॉर्ड। रिस्क तो समझ आ गया कि भाई लॉस हो गया किस उस गुड्स में, तो वो उसका ट्रांसफर होगा। रिवॉर्ड, अब ये गुड्स मिस्टर बी ने किसी मिस्टर सी को बेच दिया, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को इस गुड्स को बेच दिया। सपोज ये गुड्स जो खरीदा था वो खरीदा था 1000 में। ठीक है, 1000 में खरीदा था, 2000 में उसे आगे सेल कर दिया, तो जो 1000 का जो प्रॉफिट हुआ वो भी मिस्टर बी का होगा, वो मिस्टर ए को नहीं देगा, क्योंकि जब रिस्क उसका है मिस्टर बी का, तो जो रिवॉर्ड है वो भी मिस्टर बी का। ठीक है। हैव बीन ट्रांसफर, जनरली रिस्क रिवॉर्ड गेट ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी ऑफ गुड्स। जनरली कब ट्रांसफर होते हैं, जब वो गुड्स डिलीवर हो जाता है। ठीक है, जब डिलीवर हो जाता है तब वो गुड्स क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, नेक्स्ट कंडीशन, देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग कंसिडरेशन एंड इट्स कलेक्शन। अब यहाँ पर देखो, पहले वर्ड तो हम समझते कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज, कुछ के बदले कुछ, यानी कि अगर एक पर्सन गुड्स दे रहा है तो दूसरा पर्सन उसके बदले क्या पे कर रहा है, कैश पे कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसिडरेशन हो रहा है कि उसने उस गुड्स के बदले कैश दिया, एक्सचेंज किया, तो दैट इज कंसिडरेशन। एंड इट्स कलेक्शन, या कुछ ना कुछ कलेक्शन हो। ठीक है। अब फर्स्ट यहाँ पर लिखा है देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी। अब हम यहाँ पर समझते हैं अनसर्टेनिटी क्या होती है, कि अब सपोज मिस्टर ए ने क्या करा, गुड्स तो मिस्टर बी को दिए, लेकिन मिस्टर बी ने कहा भाई, उसने रिवॉल्वर दिखा दी, उसने कहा कि मैं तो तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा, ठीक है, और आपको जो भी है ये गुड्स यहाँ पर छोड़ के जाने होंगे। मिस्टर ए डर गए और उसने गुड्स मिस्टर बी के पास छोड़ दिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई कैश नहीं लिया, तो यहाँ पर सर्टेनिटी ही नहीं थी, यहाँ पर सर्टेनिटी ही नहीं थी, अनसर्टेनिटी थी कि भाई पैसे तो मिलेंगे ही नहीं, तो हम इसको रेवेन्यू नहीं मान सकते, क्योंकि पता है ना, पता है पहले से कि जो पैसे हैं वो तो मिलने वाले ही नहीं है, वो तो खत्म हो जाएंगे। अब भाई जो मिस्टर बी है, जो रिवॉल्वर दिखा रहा है, वो कैसे पैसे देगा, वो बात की है कि पुलिस आएगी और वो सारी फॉर्मेलिटी होंगी, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर उसे रेवेन्यू नहीं मानेंगे, क्योंकि फिलहाल तो हमें पता है ना वो पैसे हमें नहीं मिलेंगे। अनसर्टेनिटी है, सर्टेनिटी है ही नहीं, पैसे मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो हम मान लेंगे हमारा रेवेन्यू है। ठीक है, और हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर नहीं होता तो हम उसे रेवेन्यू नहीं मानेंगे। पहला, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। दूसरा, जो भी रिस्क है उस गुड्स का, जो भी रिवॉर्ड है वो भी ट्रांसफर हो जाए। तीसरा, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जब तीनों कंडीशन ट्रांसफर हो जाएंगे, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगे, तो हम कहेंगे सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, इसे हम एक और एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर वही जो हमारा पुराना चल रहा था। तो देखो यहाँ पर क्या करा था, रामू ने कॉल किया था राधा गुप्ता बुक स्टोर पर। ठीक है, यहाँ पर एक जो है कॉल उठाया, उसके बाद क्या हुआ, कॉल उठाया, जैसे ही कॉल उठाया तो भाई मैंने जो है वो बिल बना दिया, बिल बना 1000 रुपये का, 1000 की बुक रामू ने ऑर्डर की थी। बिल बनने के बाद यहाँ पर पैकिंग हुई, पैकिंग के बाद रमेश गुड्स को लेकर चला गया। अब बिल तो देखो भाई मैंने यहाँ पर पहले ही बना दिया। ठीक है, तो पहली हमारी कंडीशन क्या थी, ओनरशिप ऑफ गुड्स हैव बीन ट्रांसफर। अब जनरली मैंने बताया था कि ओनरशिप किस पे ट्रांसफर होती है, बिल पर, लेकिन अभी गुड्स तो पहुंचे नहीं, अभी तो वो कैंसिल भी कर सकता है क्योंकि उसके पास गुड्स नहीं पहुंचे। जनरली इनवॉइस पे हो जाती है, लेकिन इस केस में क्योंकि मैंने बिल पहले ही बना दिया है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसकी ऑनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो पहली कंडीशन तो यहाँ पर खत्म हट गई। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन करते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू, कि एक मोबाइल शॉप है, मोबाइल शॉप पे एक पर्सन आया,
उसने मोबाइल देखा, उसने पसंद किया, उसके बाद उसने मोबाइल का पहले पेमेंट किया, उसके बाद उसे मोबाइल मिला, मतलब इनवॉइस उसे बाद में मिला, तो उस केस में क्या हुआ, उसको ऑनरशिप मिली। ठीक है, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई थ्रू दी इनवॉइस बिल, जो जनरली होता है, लेकिन यहाँ पर हम इनवॉइस बाद में बना रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड। अब यहाँ से जब ये रमेश डिलीवरी बॉय लेकर बुक्स जो है रामू तक गया, रामू को उसने क्या की, बुक्स दे दी हैं। अब बुक्स डिलीवर हो गए, याद करो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बुक्स जो थी वो पैक हो रही थी। थर्ड पॉइंट, रमेश वहां से निकल गया डिलीवरी बॉय। फोर्थ पॉइंट, जब रमेश ने, जो डिलीवरी बॉय है, उसने रामू को बुक्स दे दी, तो यहाँ पर जब डिलीवरी बॉय ने उसको बुक्स दे दी रामू को, अब बुक्स खराब हो तो रिस्क किसका, रामू का। लेकिन अब सपोज हम दूसरी कंडीशन भी देखते हैं कि रमेश जो है वो बुक्स लेकर आ रहा था, रास्ते में क्या हुआ, उसका ये ट्रक जो है ये किसी एक्सीडेंट की वजह से यहाँ से इसका टूट गया, जिसकी वजह से जो है वो पूरी बुक्स जो है वो खराब हो गई। और जब ये बुक लेकर रामू के पास गया तो रामू ने बोला मैं इस बुक्स को नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो रिस्क है ये मेरे पास डिलीवरी होने से पहले हुआ है, मेरे हाथ में गुड्स नहीं आए, तो इस बुक्स को मैं नहीं ले रहा। तो यहाँ पर क्या हुई है, ऑनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं, प्लस रिस्क भी ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी कि दूसरी कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, ये कंडीशन कब होती है, जब रमेश बिल्कुल सही सलामत बुक्स जो है वो रामू के पास लेकर जाता कि ये लो बुक्स। अब बुक्स डिलीवर हो गई सही कंडीशन में, तो जो भी रिस्क है, यानी कि बुक्स रामू के पास आने के बाद उससे सपोज कहीं खो गई या बुक्स खराब हो गई, पानी में गिर गई, ठीक है, या कोई भी कंडीशन हो, तो रिस्क किसका है, रामू का है। ठीक है, उस केस में ये रिस्क रमेश का नहीं है, उस केस में रिस्क रामू का है, क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी हो चुकी है गुड्स की। ठीक है, जब गुड्स की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद सारा रिस्क किसका है, जिसको डिलीवर की गई है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, नो अनसर्टेनिटी, तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। रामू रिवॉल्वर ना दिखा दे, उसने उसको बंदूक दिखाई कि भैया मैं पैसे नहीं दे रहा तुम्हारे रमेश, तो रमेश क्या करेगा, भाई बुक लो, मैं तो भाई बस निकलना है उसको अपनी जान बचाकर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रमेश उससे जब पैसे मांगे, जब पेमेंट मांगे, तो रामू उसको पेमेंट दे दे। ठीक है, तो सर्टेनिटी होनी चाहिए, तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर अब देखो, पहले ऑनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए कि जो गुड्स की ऑनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाए, वो जनरली इनवॉइस पर होती है। ठीक है, जनरली इनवॉइस पर हो जाती है। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड, जो भी रिस्क है उसका वो भी ट्रांसफर हो जाए। अगर इसके पास बुक आ गई, सपोज जब इसके पास बुक आ जाती है वो आगे सेल आउट कर देता है किसी थर्ड पर्सन को। ठीक है, जब वो थर्ड पर्सन को सेल आउट करता है वो बुक्स, तो उसको कुछ उसमें प्रॉफिट होता है, तो रिवॉर्ड भी रामू का और रिस्क भी रामू का, तो वो भी ट्रांसफर हो जाए और उसकी सर्टेनिटी हो, यानी कि पैसे मिलने की उम्मीद हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, अपना रेवेन्यू मानेंगे और हम बोलेंगे हमारा सेल ऑफ गुड्स ऑफ जो है सेल हो चुका है, उसके बाद उसके रेवेन्यू की हम रिकॉर्ड कर लेंगे एंट्री। तो हम यहाँ पर बताओ किस पोजीशन पे हम जो है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। देखो फर्स्ट पोजीशन पे हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर रहे, कॉल आया है, ठीक है, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। दूसरे पोजीशन पे भी हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया कि जब पैकिंग के लिए दे दिया गुड्स, जाओ पैक करो। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे जब रमेश निकल गया है गुड्स के लिए, गुड्स लेकर, तब भी हमने उसको वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन फोर्थ पोजीशन एक ऐसी पोजीशन थी जब रमेश ने जो है बुक्स जो है वो रामू को दे दी हैं, बुक्स रामू को दे दी हैं, तब क्या हुआ, रिस्क भी ट्रांसफर हो गया, ऑनरशिप भी ट्रांसफर हो गई, और वो रामू एक अच्छा इंसान था, बहुत ही भला इंसान था, उसे पेमेंट भी बाद में कर दी। तो हम फोर्थ पोजीशन पे जब उस गुड्स के सारे राइट क्या होंगे, रामू को ट्रांसफर हो जाएंगे, तब हम मान लेंगे कि हमारा जो है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका है, रेवेन्यू आ गया, हमारी इनकम मानी जाएगी और उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं
रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अब रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बेसिकली मैंने आपको बताया था सर्विसेज क्या होती हैं, कोई सर्विस देकर जो इनकम अराइज हो, दैट इज सर्विसेज। ठीक है, अब बेसिकली सर्विसेज कौन सी होती है, टीचिंग करना, ठीक है, या डॉक्टर या फिर वकील, तो ये सारी क्या होती है, सर्विसेज होती है। सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते। कोई टीचर है वो जो नॉलेज प्रोवाइड करेगा, वो सर्विस देगा, वो कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता, तो दैट्स पार्ट ऑफ सर्विसेज। तो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज इज रिकॉग्नाइज्ड इफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। अब यहाँ पर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेंगे तो हम मानेंगे कि हमारा जो है सर्विसेज के थ्रू हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, रेवेन्यू मिल गया, ठीक है, या हमारे इनकम हो गई, हम मान लेंगे और उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो सर्विसेज हैव बीन परफॉर्म्ड, इट मीन सर्विसेज हैव बीन रेंडर्ड होली और पार्शली। मतलब जब हमने सर्विस दी तो उसके बाद हो सकता है या तो पूरे के पूरा अमाउंट हम मान लें कि अब जो है मेरी सर्विस इतनी हो गई है और मैं उस एंड में क्या करूँ, अपनी पूरी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूँ। ठीक है, या फिर पार्शली मान लो कि इतना परसेंट हो गया है, हाफ मतलब आधा साल बीत गया, आधा रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है कि आप कैसे सर्विस दे रहे हो। अगर एक टीचर है तो टीचर ने अगर सपोज 1 महीना पढ़ा लिया तो उसके बाद वो अपनी रिकॉर्ड कर सकता है, या 1 महीने की अगर है उसकी रेवेन्यू, तो उसमें उन्हें 15 दिन पढ़ाया तो 15 दिन का उसने रिकॉर्ड कर लिया कि आधा महीना हो गया, उसकी सर्विस इतनी बनी तो इस हिसाब से इतनी उसका इनकम हुई। अब जैसे वकील होता है तो वकील तो क्या करता है, हर पेशी में या जब भी उसकी जो तारीख होती है उसमें वो अपनी इनकम रिकॉर्ड करता रहता है। और जो डॉक्टर होता है जब वो किसी का ऑपरेशन करता है तो वो जो ऑपरेशन कंप्लीट कर लेता है तो एंड में उसको रिकॉर्ड करता है। तो डिपेंड ऑन सर्विसेज, वो कैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। अब कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट तो डॉक्टर के केस में हो गया कि जब उसका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही वो हमने सारी सर्विस की जो इनकम है उसको वो रिकॉर्ड करता है परसेंटेज। अब टीचर वगैरह जो है वो अगर हाफ वर्क कर लेते हैं या आधा महीना हो गया या आधा साल हो गया तो उस हिसाब से वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अंडर मतलब अगर वो पूरा भी नहीं हुआ, आधा काम हुआ है, तब भी हम उसे अपने इनकम के अकॉर्डिंग उसे कैलकुलेट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पोर्शन थे कि आप एंड में भी कर सकते हो, मिड में भी, या जितना परसेंट आपने वर्क कर लिया उस अकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड कर सकते हो। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सर्विसेज हैज बीन होली परफॉर्म्ड अंडर परसेंटेज और कंप्लीटेशन मेथड। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोर्शन ऑफ सर्विसेज परफॉर्म। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि कितना पोर्शन आपने वर्क कर लिया है, कितनी सर्विसेज आपने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, जैसे टीचर है, अब टीचर ने क्या करा, वो हर मंथ सपोज हर मंथ उसे इनकम होती थी, उसने 15 डेज पढ़ाया तो उसने 15 डेज की अपनी जो जितना ही पोर्शन उसने पढ़ाया 15 डे का उसने अपनी इनकम रिकॉर्ड कर ली कि 1 महीने की सैलरी उसकी जितनी भी थी उसमें से उसने 15 डे की सैलरी निकाली और उसको उसने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो उसने कुछ जितने पोर्शन उसने सर्विस दी उस सर्विस के अकॉर्डिंग अपने इनकम को रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट तो यही है, देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। वही बात है कि यहाँ पर रिवॉल्वर रख दी टीचर के सर पे कि मैं तो तुम्हें पेमेंट नहीं दे रहा, आपकी जो फीस है वो नहीं दे रहा, तो टीचर भी क्या करेगी, टीचर कहेगी चलो भाई छोड़ो, मेरे पैसे तो मर ही गए। ठीक है, और वो बात की बात है पुलिस वगैरह की। ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल मान रहे हैं कि उसको वो रेवेन्यू नहीं मानेगी, उसे इनकम नहीं मानेगी, उसे पता नहीं मिलेंगे, बच्चा बदतमीज था, उसने पैसे नहीं दिए, तो ठीक है उसको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उसे रेवेन्यू नहीं मानेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो अभी मैंने आपको वही बताया था, टीचर इनकम कम मानेगी अगर उसने 1 मंथ की वो सपोज पढ़ाती है, 1 मंथ में वो परसेंटेज भी मांग सकती है कि उसने 15 डे उसने पढ़ाया, 15 डे की वो सैलरी क्या करेगी, रिकॉर्ड कर सकती है 1 मंथ की जगह। डॉक्टर तो जब भी करेगा अपनी सैलरी अपने इनकम को रिकॉर्ड जब वो या तो जो ट्रीटमेंट कर रहा है पर्सन का, अगर तो वो जो पेशेंट है वो रेगुलर बेस पे आ रहा है, ठीक है, तो जब आता है तो वो कुछ ना कुछ से चार्जेस ले लेता है मेडिसिन या चेकिंग के। ठीक है, लेकिन अगर वो ऑपरेशन कर रहा है तो ऑपरेशन के टाइम पे जब वो एंड हो जाएगा, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही वो अपनी सर्विस के लिए जो है वो इनकम रिकॉर्ड करेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना उसने आधा ऑपरेशन करा और कहेगा कि चलो भाई आधा ऑपरेशन हो गया
अब मैं इनकम को अपनी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो भाई ऐसा नहीं होता, उसने ऑपरेशन पूरा करेगा, उसके बाद ही वो अपना इनकम को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है लॉयर। लॉयर तो आपको पता ही है, इतनी सारी डेट जो है कोर्ट में मिलती रहती हैं। तो जब भी डेट होती है, हर डेट पे जब भी लॉयर को लॉयर क्या करता है, आता है तो वो अपनी अपनी फीस जो है वो चार्ज करता है, तो वो उस अकॉर्डिंग अपनी इनकम को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज है, तो इन सर्विसेज में जो भी इनकम होती है ये इस अकॉर्डिंग अपने रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी। अब जो है डिविडेंड से इनकम हो रही है हमें, ठीक है, या इंटरेस्ट से हो रही है या रॉयल्टी से हो रही है, ठीक है। इनको भी हम इंडिविजुअल समझेंगे, डिविडेंड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, रॉयल्टी क्या होती है। पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम डिविडेंड, इंटरेस्ट और रॉयल्टी इट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी तो हमेशा आएगी कि अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आपको इनकम हो रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जहाँ से इनकम हो रही है वो वहाँ से इनकम मिल जाएगी। अगर आपको पहले ही पता है कि भाई वो जो है वो गुंडे हैं या फिर वो जो है पैसे मिलेंगे नहीं, तो आप उसको इनकम रिकॉर्ड करोगे ही नहीं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपको पता है कि भाई इनकम नहीं होगी तो फिर क्यों रिकॉर्ड करके रखोगे ना। आपको पता होना चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए कि भाई मैंने किसी बच्चे को अगर पढ़ाया है तो मुझे पता होना चाहिए कि वो बच्चा जो है वो पैसे दे देगा, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा सीधा साधा है, स्टूडेंट सीधा साधा है, दे देगा पैसे, तो ठीक है रिकॉर्ड कर लो। लेकिन पता है भाई जो वो स्टूडेंट है वो बहुत ही उसके वो जो है बहुत तेज है, उसके बाद रिवॉल्वर वगैरह होते तो नहीं देगा फीस, तो आप उसको क्या करोगे, अनसर्टेनिटी मान के रिकॉर्ड करोगे ही नहीं। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये सब में ही होगी कि रेवेन्यू जो है आप तभी रिकॉर्ड करोगे हर केसेस में जब सर्टेनिटी होगी, मतलब आपको पता होगा कि वो इनकम मिल जाए तभी आप उसको रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। और अगर आपको पता है अनसर्टेनिटी है तो आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। अब डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है भाई, डिविडेंड होता है जब कोई कंपनी प्रॉफिट इंकर्ड करती है अपने ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। उस साल में वो क्या करती है, जो भी प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट क्या करती है, शेयर होल्डर को देती है, तो दैट इज डिविडेंड, ठीक है। अब वो डिविडेंड कब मानेंगे इसको हम अभी समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अब इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है कि आपने कोई लोन किसी को दिया या आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक वाले कब मानेंगे अपना, उन्होंने जो पीरियड दिया है कि इस साल इस ईयर के बाद आपको इंटरेस्ट पे करना है, उसके बाद जब भी उसके बाद जो भी डेज एक्स्ट्रा होंगे उसका आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी इज जस्ट लाइक रेंट, लेकिन वो किस चीजों के लिए होती है, वो हेरिटेज बिल्डिंग्स के लिए होती है, रॉयल चीजों के लिए होती है रॉयल्टी, ठीक है। किस चीजों के लिए होती है, रॉयल चीजों के लिए, जैसे ताजमहल, ठीक है, उसकी क्या होगी, रॉयल्टी होगी। या किसी ऑथर ने कोई बुक लिखी, वो ऑथर क्या करेगा, वो ऑथर क्या कर रहा है, किसी पब्लिशर ने उसकी बुक को पब्लिश किया तो वो जो पब्लिशर उस ऑथर को पे करेगा, दैट इज रॉयल्टी, ठीक है। हम इंडिविजुअल तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे डिविडेंड को। तो देखो यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू मैंने डिविडेंड आपको समझाया कि उसको कब रिकॉर्ड करा जाएगा, कब मानेंगे कि वो हमारा रेवेन्यू हो गया और इस इनकम को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। तो देखो ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस बीच क्या करा, कंपनी ने प्रॉफिट राइज किया, प्रॉफिट हुआ कंपनी को, ठीक है। अब 31 मार्च के बीतने के बाद 30 जून को क्या हुआ, बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर होती है और प्रपोज डिविडेंड की कंपनी चाहती है कि लोगों को शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाए। कंपनी वांट टू गिवन डिविडेंड, कंपनी चाहती है यहाँ पर कि वो डिविडेंड दे शेयर होल्डर को। अब उसके बाद एजीएम होती है, एजीएम इज एनुअल जनरल मीटिंग, तो वो होती है 31 सितंबर। तो वहां पर डिसाइड हुआ कि हाँ हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। फाइनल डिविडेंड मतलब यहाँ पर डिसाइड हो गया कि भाई अब तो डिविडेंड मिलेगा, पक्का हो गया। यहाँ पर उम्मीद थी, प्रपोज्ड उम्मीद
कि भाई उम्मीद थी कि डिविडेंड मिल सकता है, लेकिन अगर एजीएम में मना हो जाता तो डिविडेंड नहीं मिलता, लेकिन एजीएम में पास हो गई, बोर्ड ऑफ मीटिंग में क्या हुआ, पास हो गया कि डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब शेयर होल्डर के पास राइट आ गया कि उन्हें डिविडेंड मिलेगा, और डिविडेंड मिलेगा तो वो अपना क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो किस पोजीशन पे वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस पोजीशन पे वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। भाई पता चल गया हमें डिविडेंड मिलेगा, पक्का हो गया यहाँ पर, क्योंकि एजीएम में पास हो गया, इसका मतलब पक्का, पक्का हो गया, मिलेगा। अभी मिला नहीं है, मिलेगा कब, 30 को, 30 अक्टूबर को। क्या हुआ, कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड पे कर दिया। तो यहाँ पर कब वो रिकॉर्ड करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा जब यहाँ पर उसको राइट मिल गया। और राइट कब मिला, जब एजीएम में, बोर्ड ऑफ मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि कंपनी फाइनली डिविडेंड पे करेगी। तो देखो यहाँ इस पोजीशन पे जब प्रॉफिट हुआ, उसके बाद बैलेंस शीट यहाँ बनी, यहाँ पर प्रपोज हुआ, उसके बाद एजीएम हुई, और उसके बाद फाइनली अक्टूबर में पेमेंट हुई। लेकिन पेमेंट मिलने से पहले इसे क्या कर सकते हैं, वो रिकॉर्ड कर सकते हैं एजीएम को। ठीक है, तो यहाँ पर डिविडेंड कब रिकॉर्ड किया जाएगा, जब बोर्ड ऑफ मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम के टाइम पर, जब फाइनली ये डिसाइड हो जाएगा कि डिविडेंड दिया जाएगा शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर को जो है उस डिविडेंड का राइट मिल जाएगा, तब वो उसको क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, लोन वगैरह पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 जनवरी 2019 को हम एक छोटा अमाउंट लेते हैं, 10,000 रुपये। ठीक है, तो 10,000 रुपये 10% इंटरेस्ट पर, ठीक है, बैंक ने किसी पर्सन को दिए। सपोज कमल जो है वो पर्सन है, कमल जो पर्सन है उसको बैंक ने दिए 10% इंटरेस्ट पर, और बोला 1 जनवरी के बाद, 1 जनवरी 2020 के बाद जो भी डे होगा, यानी कि अगर 2 जनवरी भी हो गई, 2 जनवरी भी हो गई तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 1 जनवरी तक उसका कोई इंटरेस्ट ड्यू नहीं है, 1 जनवरी के बाद उसका ड्यू हो जाएगा। इस पीरियड वो उसको क्या कर रहा है, जो भी उसकी मनी है उसे यूज कर रहा है, उसके बाद उसे इंटरेस्ट पे करना है, जो कि उसका कैलकुलेट होने लगेगा 2 जनवरी 2020 से। ठीक है, तो ये ड्यू होने के बाद, जब ड्यू होता है उसके बाद, जब भी ड्यू होने के बाद, जब भी क्या होगा, जो भी डेज होंगे उन डे को कैलकुलेट करके बैंक अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता है कि उसकी वो इनकम हो गई। 2 जनवरी से वो कैलकुलेट करेगा, उसने जितने दिन नहीं दिए, सपोज 15 डे, 16 डे, 1 मंथ, तो वो सारे डेज को क्या करेगा, वो कैलकुलेट कर लेगा और उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड कब करेगा, ड्यू डेट के बाद, आफ्टर ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट जब हो गई है कंप्लीट, उसके बाद जो भी डेज होंगे उसके बाद ही वो कैलकुलेट करेगा, उससे पहले वो कैलकुलेट नहीं करेगा, इस ड्यूरिंग पीरियड में नहीं, क्योंकि इस ड्यूरिंग पीरियड में तो उस मनी को यूज भी कर रहा है, प्लस इस जो पीरियड है वो उसमें तो वो यूज ही कर रहा है, उसके बाद ड्यू डेट होगी उसकी। ठीक है, तो वो इंटरेस्ट आफ्टर ड्यू डेट कैलकुलेट करेगा, उसके बाद जो भी डेज होते हैं तो उसको वो रिकॉर्ड करेगा रेवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, रॉयल्टी। मैंने आपको बताया था रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल चीजों के लिए, जैसे यहाँ पर देख रहे हो लाल किला, ताजमहल, इनके लिए क्या होता है, इनके लिए रॉयल्टी पे की जाती है। ठीक है, तो रॉयल्टी बेसिकली रॉयल चीजों के लिए होती है। दैट इज ऑल्सो, क्या मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कि एक ये बिल्कुल रेंट की तरह ही है, लेकिन रेंट जो होता है वो नॉर्मल बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, इन सब पे होता है, लेकिन रॉयल्टी किन चीज़ों की होती है, जो रॉयल चीज़ें हों, जो अनोखी हों, उसकी तरह कुछ ना हो, जैसे ताजमहल है। ठीक है, ये क्या है, ये रॉयल है। ठीक है, तो ये जो हेरिटेज बिल्डिंग्स होती हैं इन सब के लिए क्या होता है, इन सब के लिए रॉयल्टी पे की जाती है। एक ऑथर ने अपनी बुक प्रिंट करी, उसका जो कंटेंट है वो उसी का कंटेंट है, उस पर उसने कॉपीराइट लिया हुआ है। अब अगर जो पब्लिशर उसको जब भी पब्लिश करेगा तो उसके बदले वो क्या पे करेगा, रॉयल्टी पे करेगा। ठीक है, तो दैट इज रॉयल्टी।
तो वो कब रिकॉर्ड करेंगे, जब वो उसकी उम्मीद हो। अनसर्टेनिटी तो पहली बात होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट तो हर जगह ही आएगा, ठीक है। तो रॉयल्टी दैट इज ये है कि जो रॉयल चीज़ों के लिए होती है दैट इज रॉयल्टी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम और प्राइस रिवीजन, ठीक है। तो पहले समझ लो इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है। इंश्योरेंस क्या होता है, हम हर चीज़ के लिए इंश्योरेंस कराते हैं। सपोज अपनी व्हीकल का इंश्योरेंस कराते हैं कि फ्यूचर में अगर उस व्हीकल में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है, ठीक है, और जो हमारा व्हीकल है वो ठीक हो जाता है। अब प्राइस रिवीजन क्या होता है, प्राइस रिवीजन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि सपोज मैं जो है मैंने अपनी फीस जो है वो बढ़ा दी। मैंने बोला कि पहले जो फीस थी उसका 10% इंक्रीज हो जाएगी आपकी जो है फीस। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं मैम ऐसे आप इंक्रीज मत करो फीस, इवन जो फीस है उसको भी थोड़ा कम कर लो। तो मैंने कहा नहीं 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 जो है फीस इंक्रीज होगी, ठीक है। अब मैंने तो बोल दिया, क्या जो मेरा अकाउंटेंट है वो रिकॉर्ड कर ले, वो रिकॉर्ड कर ले कि जो फीस है मैम ने इंक्रीज कर दिया तो अब नेक्स्ट जो है रेवेन्यू इतना होगा। नहीं भाई, कैसे रिकॉर्ड कर लोगे, सर्टिनिटी थोड़ी ना मिली। मैंने क्या बताया था, सर्टिनिटी मिलनी चाहिए। स्टूडेंट तो देने के लिए तैयार नहीं है। स्टूडेंट जब जो मेरी फीस इंक्रीज हुई है 10%, जब उनकी सहमति आ जाएगी कि भाई मैं आपको इतनी फीस देने के लिए तैयार हूँ, तब मैं उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकती हूँ, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो सर्टिनिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो प्राइस रिवीजन वही होता है कि प्राइस में कुछ चेंजेस होना, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम होता है कि इंश्योरेंस आपने किसी चीज़ का कराया, उसके बाद अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम ले लेना, ठीक है। एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम का। तो ये एक फाइनेंशियल ईयर है 2018 से 2019, इसके बीच में 31 नवंबर को क्या हुई, एक कार लॉस मतलब कार का एक्सीडेंट हुआ। उसमें कार की जो है बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, इवन कार जो है वो ख़त्म होने की स्थिति में हो गई, ठीक है। अब इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी में उसके लिए इंश्योरेंस क्लेम के लिए बोला गया। अब यहाँ पर अप्रैल 2019 को क्या हुआ, एक लेटर रिसीव हुआ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कि जो आपका इंश्योरेंस है वो पास हो चुका है और आपको क्लेम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी इंश्योरेंस क्लेम मिला नहीं है, वो मिला है जून में, क्लेम रिसीव हुआ है जून में, ठीक है। अब हम किस पोजीशन में माने कि हमें जो है इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा और हम उसको अपने रेवेन्यू मान लें। तो देखो यहाँ पर तो हम मान नहीं सकते, यहाँ पर तो इंश्योरेंस के लिए सिर्फ अप्लाई करा है, लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस पास हो गया है और हमें एक लेटर रिसीव हुआ है कि जो है हमारा इंश्योरेंस पास हो चुका है और हमें क्लेम मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर राइट ट्रांसफ़र हो गया है, कंपनी ने बोल दिया है कि आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। तो हम अप्रैल में क्या करेंगे, उसे रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमारे यहाँ पर रेवेन्यू हो गया है, ठीक है। इस पोजीशन पे जब हमारा कंपनी की तरफ से ये पक्का हो गया कि हमें वो जो है इंश्योरेंस का क्लेम मिल जाएगा, बेशक मिला नहीं है लेकिन हमें पता चल गया, हमारे पास राइट आ गया कि हमें मिल जाएगा, ठीक है। उस केस में हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। प्राइस रिवीजन के केस में भी हम जब रिकॉर्ड करेंगे जब मुझे सर्टिनिटी हो जाएगी कि स्टूडेंट फीस दे देंगे, ठीक है, उस केस में मैं रिकॉर्ड कर लूँगी। ये नहीं कि मैंने बोला और बस रिकॉर्ड कर लिया, नहीं, ठीक है। जब भी होगी जब स्टूडेंट उसके लिए एग्री करेंगे तभी हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं डिस्क्लोजर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जो भी आप पॉलिसी बना रहे हो, जो भी चेंजेस कर रहे हो, कहीं से भी आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया तो आप उसका क्या करोगे, डिस्क्लोजर करोगे। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज पॉलिसी, जो भी आपने रिकॉग्नाइज करने के लिए जो भी पॉलिसी यूज़ की है उन्हें आप शो करोगे। कोई मेजर रेवेन्यू आपको अगर रिसीव हुआ है, हैज़ नॉट बिन रिकॉग्नाइज फैक्ट शुड बी गिवन। अगर आपको कोई मेजर हुआ है या मेजर रेवेन्यू रिसीव हुआ है, जो भी हुआ है, तो आप उसको डिस्क्लोज करोगे। डिस्क्लोजर तो बहुत ज़रूरी है। आपने कोई भी पॉलिसी जो है आपने अपनाई है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए, जो भी चेंजेस किए हैं और आपको जहाँ से भी रेवेन्यू आया है उन सबको आप क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे। दैट इज ऑल्सो मैंडेटरी, ठीक है। तो हम एक बार सम अप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है।
तो ये है पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 की समरी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 बेसिकली था क्या? रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो, जो भी आया हमारे पास कैश एंड रिसीवेबल अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी। तो हमें क्या हुआ? कैश रिसीव हुआ या इनफ्लो हुआ, ठीक है। तो उसके थ्रू जो भी इनकम हुई हमारी, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे किस किस केसेस में? सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी, ठीक है। इन केसेस में हम क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और इन केसेस में हम इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग से बने हुए हैं। सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसका अलग से अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एक्सचेंज डिफरेंसेस, होल्डिंग गेन फ्रॉम करंट नॉन करंट एसेट्स, रेमिशन ऑफ लायबिलिटीज, तो इन सब की क्या है? अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं। तो इसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में रिकॉर्ड नहीं करते। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन मीन टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ रेवेन्यू इन नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन। तो नॉर्मल केस में हम कब उसको रेवेन्यू मानेंगे? किस टाइम पर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम उसकी जो है इन कंडीशन को फुलफिल कर लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो है रेवेन्यू हो गया। ऑनरशिप, जब हमने ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी गुड्स की। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, मतलब जो गुड्स में जो भी रिस्क होंगे, अब वो उस पर्सन के जिसको हमने डिलीवर करे हैं, या फिर उसमें जो भी रिवॉर्ड होंगे वो उस पर्सन के जिसे हमने डिलीवर करा है गुड्स। अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, पैसे मिलने की उम्मीद होनी चाहिए, ठीक है। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, किसी भी सर्विस से, शायद चाहे वो लॉयर हो या टीचर हो या डॉक्टर हो, वो कैसे रिकॉर्ड करेगा? डॉक्टर मैंने आपको बताया था एंड में रिकॉर्ड करता है, और टीचर कुछ परसेंटेज, या कंप्लीट नहीं हुआ या कंप्लीट के बाद। तो इस तरीके से जो है हम अपनी सर्विसेज का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड लॉयल्टी। डिविडेंड मैंने बताया था आपको कि फाइनेंशियल ईयर में जो भी कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न करती हैं, उसको वो बाद में जब बैलेंस शीट बनती है 30 जून को, उसके बाद वो कंपनी आगे प्रपोज डिविडेंड के बाद जब एजीएम होता है, एजीएम में ये डिसाइड होता है कि कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी या नहीं देगी। जब ये एजीएम में डिसाइड हो जाए कि कंपनी जो है डिविडेंड पे करेगी, तभी उसको जो हम रिकॉर्ड करेंगे कि डिविडेंड हमें मिलने वाला है। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट क्या होता है? एक ड्यू डेट थी, इस ड्यू डेट के बाद जो भी डेज काउंट होंगे, उन सब डेज को हम काउंट करेंगे कि ये जो है इसका इंटरेस्ट, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। रॉयल्टी मैंने आपको बताई थी, रॉयल चीज़ों के लिए होती है, तो वो रॉयल्टी भी रिकॉर्ड कर लोगे जब आपको पता हो कि वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो इन सब में सर्टिनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनसर्टिनिटी किसी भी कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। रेवेन्यू फ्रॉम इंश्योरेंस क्लेम और प्राइस रिवीजन। इंश्योरेंस क्लेम, किसी व्हीकल का आपने इंश्योरेंस कराया था, ठीक है, उसके बाद कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस जब आपका पास हो जाता है तभी आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि आपका इंश्योरेंस जो है वो फाइनली आपको मिल जाएगा। प्राइस रिवीजन के केस में मैंने आपको अपना ही एग्जांपल दिया था कि जब मुझे 100% श्योर हो जाए कि स्टूडेंट मुझे फीस दे ही देंगे, उनकी तरफ से सर्टेनिटी हो जाए, तब मैं उसे रिकॉर्ड कर सकती हूँ, ठीक है। डिस्क्लोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको जो भी आपने कंडीशन, जो भी पॉलिसी आपने यूज़ की है, उसको आप डिस्क्लोज करोगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।